कभी सोचा है, हम सांस लेते हैं ये तो पता है, पर एक सांस, सिर्फ एक सांस का सफर शरीर के अंदर कैसा होता है? ये एक ऐसी चीज है जो हम हर पल करते हैं बिना सोचे, लेकिन ये हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज एक सांस की इसी हैरतअंगेज यात्रा को करीब से देखते हैं, जो हमारी नाक से शुरू होती है और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती है। तो पहला सवाल, आखिर हमें ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों? सोचिए कि हमारा शरीर खरबों छोटे छोटे सेल्स से बना है और ये हर सेल एक नन्ही सी फैक्ट्री है। इन फैक्ट्रियों को लगातार काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ऑक्सीजन ही वो ईंधन है जो हमारे खाने से मिले ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी पैदा करता है। इसी एनर्जी से हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, यहाँ तक कि हमारी पलकें भी इसी से झपकती हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये सारी फैक्ट्रियां बस बंद पड़ जाएंगी। अपने सफर में हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सांस लेने की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि हवा शरीर में किस रास्ते से अंदर जाती है। उसके बाद सांस लेने और छोड़ने के मैकेनिज्म को समझेंगे। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, गैसों का एक्सचेंज। और आखिर में ये जानेंगे कि हमारा शरीर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक वजह से। हम सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को इसकी ज़रूरत है। ये लगातार ऑक्सीजन की मांग करती रहती हैं ताकि वो एनर्जी बना सकें और हमारे शरीर को चलाते रहें। देखिए, जब हम रेस्पिरेशन या श्वसन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये एक पूरी सप्लाई चेन की तरह है। पहले हवा से ऑक्सीजन फेफड़ों तक आती है, फिर हमारा खून उसे एक डिलीवरी सर्विस की तरह हर सेल तक पहुंचाता है, और वहां से जो कचरा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसे उठाकर वापस फेफड़ों तक लाता है ताकि वो बाहर निकल सके। तो इस पूरी बड़ी प्रक्रिया को चलिए 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप है सांस लेना, मतलब हवा को फेफड़ों तक लाना। दूसरा, फेफड़ों के अंदर हवा और खून के बीच गैसों का मिलना जुलना। तीसरा, खून का इन गैसों को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। चौथा, खून और शरीर के टिश्यूज के बीच गैसों का लेन देन। और पांचवा और आखिरी स्टेप, जब सेल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। तो अब उस रास्ते की बात करते हैं जिस पर हवा हमारे शरीर में अंदर जाती है। ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो हमारी नाक से शुरू होता है और फेफड़ों की गहराइयों में जाके खत्म होता है। ये जो आप देख रही हैं, ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नक्शा। देखिए, ऊपर है लैरिंक्स या कंठ, फिर ये पाइप है हमारी श्वास नली, और नीचे ये जो गुंबद जैसा मसल है, ये है डायाफ्राम। ये सांस लेने का असली इंजन है। ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। हवा का सफर कंडक्टिंग जोन से शुरू होता है। ये समझिए हमारे शरीर का अपना एयर कंडीशनिंग और प्योरीफायर सिस्टम है। हवा नाक से गले, फिर हमारे वॉइस बॉक्स यानी कंठ से गुजरती है और आगे जाकर कई छोटी छोटी नलियों में बट जाती है। इस पूरे रास्ते में हवा को गर्म किया जाता है, उसमें नमी मिलाई जाती है और उसे फिल्टर किया जाता है ताकि हमारे नाजुक फेफड़ों तक एकदम साफ और सही टेम्परेचर वाली हवा पहुंचे। और इस रास्ते की मंजिल हैं ये लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। सोचिए, जैसे अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे हों, बिल्कुल वैसी। यहीं पर, इसी जगह पर वो असली काम होता है जिसके लिए सारा सिस्टम बना है, गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हवा अपने आप फेफड़ों में अंदर बाहर कैसे जाती है? ये पूरा का पूरा खेल प्रेशर का है। हमारी छाती एक एयरटाइट चेंबर की तरह काम करती है और इसी में प्रेशर के बदलाव से सांस अंदर बाहर होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और हमारी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं। इससे क्या होता है? हमारी छाती के अंदर की जगह बढ़ जाती है। अब फिजिक्स का सिंपल नियम है, जब जगह बढ़ेगी तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर की ज्यादा प्रेशर वाली हवा एक वैक्यूम की तरह तेजी से अंदर खींची चली आती है। और मजे की बात यह है कि सांस छोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ये ज्यादातर एक पैसिव प्रोसेस है। डायफ्राम और पसलियों के मसल्स बस रिलैक्स करते हैं, अपनी जगह पर वापस आते हैं। इससे छाती के अंदर की जगह कम हो जाती है, फेफड़ों पर हल्का सा दबाव बनता है और हवा बाहर निकल जाती है।
एक सेहतमंद इंसान आराम करते समय 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार सांस लेता है। सोचिए, ये एक ऐसी लय है, एक ऐसी रिदम है जो हमारी जिंदगी भर बिना रुके चलती रहती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प मोड़, वो पल जब फेफड़ों की हवा में से ऑक्सीजन निकलकर खून में जाती है और खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में आती है। ये पूरा मैजिक सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के अंतर की वजह से होता है। इसे समझने के लिए पार्शियल प्रेशर को समझना होगा। ये बहुत आसान है। मान लीजिए हवा गैसों का एक मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है और नियम बिल्कुल सीधा है। गैस हमेशा ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की ओर भागती है, जहां उसे ज्यादा जगह मिले। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, सारा खेल यही है। हमारे फेफड़ों की थैलियों में ऑक्सीजन का प्रेशर है 104, जबकि वहां पहुंचे खून में सिर्फ 40। ये एक सीधी ढलान की तरह है और ऑक्सीजन फौरन इस ढलान से लुढ़ककर खून में चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे टिश्यूज में CO2 का प्रेशर 45 है और खून में 40, तो CO2 आसानी से टिश्यू से निकलकर खून में आ जाती है। और यहाँ एक कमाल की बात है, हमने देखा कि CO2 का प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो बड़ी आसानी से मूव करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि CO2 की एक सुपर पावर है। वो पानी में, या यूं कहें कि हमारे खून में, ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से घुल सकती है। इसी वजह से वो कम प्रेशर डिफरेंस के बावजूद भी आराम से शरीर से बाहर निकल जाती है। चलिए, अब गैसें खून में तो आ गईं, लेकिन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? और इस पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है? अब समझते हैं शरीर की इस शानदार डिलीवरी और कंट्रोल सर्विस को। ये नंबर देखिए, 97%। हमारे खून में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें से लगभग 97% ऑक्सीजन हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs के जरिए जाती है। इन सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन के लिए एक पर्सनल टैक्सी की तरह काम करता है। उसे पकड़ता है और पूरे शरीर में घुमाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मामला थोड़ा अलग है। इसका सफर 3 तरीकों से होता है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% बाइकार्बोनेट बनकर सफर करता है। करीब 23% हीमोग्लोबिन से ही चिपक कर वापस आता है और बाकी बचा हुआ 7% सीधे खून के प्लाज्मा में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचता है। तो इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? इसे कंट्रोल कौन करता है? हमारे दिमाग में, मेड्यूला में एक छोटा सा हिस्सा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता। जब हम दौड़ते हैं तो ये अपने आप सांस तेज कर देता है, जब हम आराम करते हैं तो ये सांस धीमी कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। तो हमने एक अकेली सांस का पूरा सफर देखा। ये कितना कमाल का और सटीक सिस्टम है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या होता है जब अस्थमा या दूसरी बीमारियों की वजह से ये इतना बेहतरीन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता? ये हमें याद दिलाता है कि ये जो सांस लेने की अदृश्य प्रक्रिया है, जो हर पल चलती रहती है, वो हमारे जीवन के लिए वाकई कितनी कीमती है।